सलीम बुखार साहब कार्ड सीने से लगाए रखते हैं मौलाना आखिरी वक्त तक, लेकिन अगर हम मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, अगर मौलाना इनके साथ नहीं मिलते तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? बहुत शुक्रिया मरियम, आपका गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब ने इतना कॉम्प्रीहेंसिवली इसको समअप कर दिया है, बहुत कम गुंजाइश रहेगी। उन्होंने बहुत सारी बातें जो उन्होंने की उन सबसे मुझे इत्तेफाक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या ये पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है कोलिशन बनाने का या अपोजिशन अलायंस बनाने का, या इससे पहले भी पीटीआई ने ऐसी कोशिश की है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक कोलिशन तो तब बनी थी जब हुकूमत साजी का मरहला दरपेश था, जब 2018 के इलेक्शन में जैसे कैसे भी इक़्तिदार के ईवानों तक वो पहुंच गए थे। तो MQM और अख्तर मैंगल की BNP, ये दो जमातें इनके साथ थी, और हाफवे वो क्यों छोड़ के चली गई थी, ये सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है। और वो था बानी पीटीआई का ज़ाती रवैया, इसलिए कि वो किसी पार्टी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, एक बात। फिर उसके बाद एक और इत्तेहाद बना, अगर आपको याद हो, वो था महमूद खान अचकज़ई के तहत कि जी आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर लेके आएँ जो ख़ास तौर से हुकूमत से बाहर हैं। उन्होंने बाहर निकलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब इसका आगाज़ करने के लिए मुझे तमाम सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने नाम लेके पीपल्स पार्टी और PMLN का कहा। ये बात बानी तक पहुंचने की देर थी, फिर वो इत्तेहाद कहाँ गर्क हुआ वो हम सब ने उसको विटनेस किया है। अच्छा साहब, तो एक बात, दूसरी बात ये है कि आप कोई बड़ा सियासी किरदार अदा कर सकते हैं बुखारी साहब? वो उन देखिए, वो इस वक्त इसलिए एक्टिव है, वो पहले एक्टिव नहीं थे। वो इसलिए एक्टिव नहीं थे कि उनके भाई गवर्नर थे, उनके एक भाई VC थे कोटा में यूनिवर्सिटी के। अब चूंकि वो नहीं है तो इसलिए वो उनके शामिल होने की वजूहात बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर हैं। ये वही तो है ना जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ थे, ये वही तो है ना जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो कुछ कहते थे। वो कोई ज़्यादा पुरानी बातें थोड़ी है, मैं कोई आपको 50 साल की बातें थोड़ी बता रहा हूँ। तो एनीवे, वो जो भी हैं, ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना जिनको डीजल से लेके और पता नहीं किन किन नाम से पुकारते थे खुद बानी पीटीआई जलसों के अंदर खड़े होके। ये वही तो है ना, और फिर ये वही तो हैं जिनके साथ पीछे नमाजें पढ़ के अल्टीमेटली मौलाना ने वोट जाके दे दिया 26वीं आईनी तरमीम के तहत। तो ये रियलिटी से अगर आप आंखें बंद करके एक ख्वाहिश के ऊपर, एक मफरूजे के ऊपर इत्तेहाद बनाने चले हैं तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हैविंग सेड दैट, देखिए, गुजारिश ये है कि कमेटियाँ तोड़ने की बात बिल्कुल ठीक की डॉक्टर अस्की साहब ने, कि इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, जिस दरख्त की जिस टहनी पे बैठे थे उनको अपनी आरी से खुद काटा। और उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। वरना मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि अगर वो असम्बलियां अपना टेन्योर पूरा करती तो कोई वजह नहीं थी कि जिस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर का दावा अब किया जाता है कि हमारे दौर में दूध की नहरें बह रही थी, बाहर से लोग जौक दर जौक आ रहे थे, वो सारे बयान आप उनके मान लें जो भी बानी पीटीआई ने कहे थे, चाहे वो घरों की तामीर के हवाले से थे, चाहे करोड़ों नौकरियों के हवाले से थे, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी था, सब मान लें आप उसका। तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हुकूमतें खुद ख़त्म की। कौन उनके एडवाइज़र थे, किन्होंने उनको मशवरा दिया था, या ये बानी पीटीआई के अपना रिएक्शंस था? तो दोनों ही काबिल रहम सूरत हाल हैं किसी एक सियासी जमात के लिए। कोई सियासी जमात वोटों की कुव्वत पर दावा करके इक़्तिदार में आने वाले अपनी असम्बलियों का ख़त्मा खुद नहीं करते। इस वक्त भी कैंपेन कौन चला रहा है असम्बलियाँ ख़त्म करने की? नए इलेक्शन की बात कौन कर रहा है? हुकूमत ने तो नहीं की ना। तो ये है फ़र्क क्वालिटेटिव पॉलिटिकल अप्रोच होने का, पॉलिटिकल विजडम होने का। हैविंग सेड दैट, देखिए, अब टारगेट क्या है? अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से जो पाकिस्तान की सियासत को और बानी पीटीआई की सियासत को समझता है, तो ये अलायंस इसलिए नहीं बन रही है कि बानी ने अचानक, उनको बहुत फेथ आ गया है अपोजिशन में, एंड ही ट्रस्ट द अपोजिशन पार्टी एंड ही थिंक्स कि वो सिर्फ इक़्तिदार तक रास्ते को हमवार करने की वजह से है। अच्छा, अभी तक ये ख्वाहिश अपने अंदर मौजूद है कि यही फौज हमें एक बार फिर गोद लेगी और फिर हमें ईवान इक़्तिदार तक पहुंचा के आएगी। अगर ये ना होता तो फिर बानी पीटीआई को ये चाहिए था कि जितनी कुव्वत उनके पास है, बोथ इन टर्म्स ऑफ MNAs, सेनेटर्स, MPAs एंड अबव ऑल द वोटर्स, वो पार्लियामेंट में अंदर खड़े होके वो बैंड बजाते इस हुकूमत की कि याद रखते ये। मैं आपको मिसाल दे दूं, 18 मेंबर्स के साथ मंजूर भुट्टो ने क्या किया था पीपल्स पार्टी के साथ, लोगों को याद तो रहना चाहिए ना। ये रियलिटीज़ है, ये हिस्ट्री है हमारी। तो अब ये इत्तेहाद जो है किस करवट बैठेगा। अच्छा, दूसरी एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, वो ये कि जब ये सब कुछ कर रहे थे बानी, उस वक्त उनकी पार्टी
एक इकाई की तरह उनके पीछे खड़ी थी। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसी को जरूरत नहीं है कुछ करने की। ये सब कुछ जो हुआ है, ये किसी फौज ने नहीं किया है, ये किसी आईएसआई ने नहीं किया है, ये किसी गैर मुल्की कुव्वत ने नहीं किया है। ये इनके अंदर का जो तोड़ फोड़ है वो माननीय पीटीआई की पोजीशन को भी वीकन कर रहा है, पीटीआई को भी वीकन कर रहा है। वोटर होना और बात है, जो और रियलिटीज़ हैं इन्होंने इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, या एक कंटेस्टेड पॉलिटिक्स के बाद, यानी इंतखाबात के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बने, तो उसके लिए आपकी पार्टी का इत्तेहाद सबसे पहली ज़रूरत है, पहुंचने के लिए आजकल बहुत कसम काफ़ी नहीं है। सलीम बुखारी साहब, हम बात कर रहे हैं मोदी के दौरे अमेरिका की। इस दौरे के असरात आपको पाकिस्तान पे भी नजर आ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से बहुत गहरे असरात इसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं अगर हमने बर वक्त कुछ फैसले ना किए। थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त देंगी तो मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं। एक तो हमारे लिए परेशानी की बात ये होनी चाहिए थी कि ट्रंप ने सदर का हल्फ उठाने के बाद जिन लोगों को अपनी इंतजामिया का हिस्सा बनाया है, उनमें से 47% जो हैं वो या भारतीय निजाद हैं, या भारतीय पेरेंट्स के वहीं पैदा होकर अमेरिकन नेशनल है। दिस शुड बी अलार्मिंग। अमेरिका है वो हिंदुस्तान की एनेक्सी नहीं है। एनीवे, दूसरी बात यह है कि उनकी मुश्तरका दुश्मनी जो पाकिस्तान के साथ भारत और अमेरिका की है, वो ये कि उन्हें हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पसंद नहीं है, उन्हें हमारा मिसाइल प्रोग्राम पसंद नहीं है, उन्हें हमारा सी पैक वारे नहीं खाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे दोनों के पेट में एक सम रोग उठता है। लेकिन इंटरनेशनली भारत का जो इमेज अब बन गया हुआ है, खासतौर से जो कनाडा में वाकयात हुए थे, जिसके नतीजे में वहाँ के सफारतकारों को न सिर्फ निकाला गया बल्कि नामजद उनको किया गया कि उन्होंने वो सिख रहनुमा तंजीम जो है खालिस्तान मूवमेंट की, उसके पतवंत सिंह निजर जो हैं उनको कत्ल किया है। उसके बाद यही कुछ बरतानिया की तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन आया। तो इंटरनेशनल किलर का जो इमेज है, अभी तो हिंदुस्तान को उससे निजात हासिल करनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ ट्रंप अब कर रहे हैं, ये हमारे लिए नया इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे याद है कि चाहे वो दौर गनी का था, मुश्ताक गनी का था, चाहे वो हामिद करज़ई साहब थे, ये एनडीएस जो अशरफ गनी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन, वो उनका दौर था। उन दोनों अदवार में एनडीएस जो अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, रॉ जो हिंदुस्तान की है, सीआईए जो अमेरिका की है, ये स्पिन बॉल्दक के इलाके में फरारी कैंपों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो अलहदगी पसंद तंजीमों के टेररिस्ट होते थे, उनको फंडिंग करते रहे हैं, असला देते रहे हैं, ट्रेनिंग करते रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में गई है, उसने बाकी का सारा पत भी जो है वो खोल दिए हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे फॉरेन ऑफिस को अब इसके ऊपर फौरी तौर पर रिएक्ट करना होगा। एक आखिरी बात अगर मुझे आप इजाजत दे कहने की, देखिए चीन के खिलाफ अब भारत जो बफर जोन बनेगा, पहले हम थे, जब तक हमारी ज़रूरत थी, आपको याद है कि हमें भी अमेरिका बहादुर क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तो हमें भी चीन के खिलाफ की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं, तो